नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। सभी को जल्दी से फटाफट से जितने भी लोग हैं इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा रेगुलर लेक्चर की बात करें तो हमारा डेली जो लेक्चर है वो मॉर्निंग में 7 o'clock होता है। और आज यानी कि 27 नवंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट CNA जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ये रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचेंगे, क्योंकि आज मॉर्निंग में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है वो लेक्चर नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये जो है यानी कि रिकॉर्ड करके हम लोग रख देते भी होते हैं। तो आज का CNA यानी कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके सामने कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जी हाँ, तो हम देखते हैं आज की महत्वपूर्ण, आपको पता है कि डेली CNA की जो PDF है वो आपको कहाँ से मिलती है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डेली PDF बाय बैंकिंग एकेडमी। यहाँ से आप जो है ये PDF जो है वो प्रोवाइड आपको करवाई जाती है, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर द हिंदू जो रोजाना शाम को 7:30 बजे होता है, इसके साथ में रीजनिंग के लेक्चर भी चलते हैं, इसके साथ में मैथ में हर एक तरीके के लेक्चर की PDF जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि आपको पता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम जो है, ठीक है, वो है जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक, इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है तो कौन से नंबर का है, यानी कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? 4th नंबर का है, 5th नंबर का है, 6th नंबर का है, या फिर 3rd नंबर का है, ये हम लोगों ने बताना है। आपको मालूम है जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नोएडा के अंदर हाल ही में स्थापित किया गया है, और अगर हम बात करें तो इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इसको बनाने के लिए जिसके साथ हम लोगों ने टाई अप किया था, तो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ टाई अप किया था, और इसके द्वारा ही क्या है कि इसके अंदर शेयर बेसिस के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के CM का नाम जो है वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन नहीं जानता इनको। ठीक है, और इसके साथ में अगर देखें यहाँ के गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की गवर्नर है, याद रखना है। और यहाँ की कैपिटल जो है वो क्या है, तो कैपिटल यहाँ की है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो है वो यहाँ की कैपिटल है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं इसके साथ में ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कौन से नंबर का बना है, तो ये हमारा जो आंसर है वो होगा 5th नंबर का, यानी कि राइट आंसर क्या है? 5th। ये जो एयरपोर्ट बना है वो 5 नंबर का एयरपोर्ट बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लेड फाउंडेशन स्टोन रखी थी कि इसकी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसको एट कहाँ, जेवार, तो इसको जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नवंबर 25, 2021 को जेवार एयरपोर्ट जो है इज द सेकंड इंटरनेशनल एरोड्रोम भी होगा। कहां पर? दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, यानी कि एरोड्रोम की बात करें तो ये 2nd नंबर का है। और वैसे अगर हम देखें
तो 5th नंबर का क्या है, ये यूपी का यानी कि एयरपोर्ट है। और देखो इट इज द 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज नाउ बिकम द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। द एयरपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय ज्यूरिक एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके द्वारा क्या है कि इसको बनाया गया है, लगभग 1330 एकड़ के अंदर इसको बनाया गया है। द एयरपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय सितंबर 2024, यानी कि ऐसा डिसाइड किया गया, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि सितंबर 2024 से एयरपोर्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, वंस ऑपरेशनल दिस एयरपोर्ट विल बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा इंडिया का एंड द फर्स्ट नेट जीरो एमिशंस एयरपोर्ट बनेगा कंट्री का। ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण लाइन है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है, इस तरीके से इस एयरपोर्ट को जो है वो बनाया जाएगा। काफी बड़े एरिया के अंदर इसको बनाया जा रहा है, जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के अंदर कौन कौन से, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी चर्चा में रहा है, ठीक है, कुशीनगर में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बाबतपुर एयरपोर्ट या फिर वाराणसी के अंदर है। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवार नोएडा यही है जो हम लोग डिस्कस करें, और अयोध्या एयरपोर्ट जो कि अयोध्या के अंदर है, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आई होगी। इसके साथ में कुछ एयरपोर्ट जिनका नाम हमारे सामने दिया गया, जैसा कि आपके सामने सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है, वो कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो खास करके ध्यान रखना है, ये एयरपोर्ट भी काफी चर्चा में है, बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब। ठीक है, तो आप लोग शायद जानते भी होंगे, आपने पहले पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये एयरपोर्ट अगर हम बात करें कहाँ है तो याद रखना है, बाबा साहब एयरपोर्ट जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, ये नागपुर के अंदर है। कहाँ है? नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र में। कहाँ है? नागपुर में। क्लियर है? ठीक, उसके बाद में छत्रपति राजाराम महाराज एयरपोर्ट की बात की जाए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट आपको मालूम है कहाँ है, आप लोग जानते हो मुंबई के अंदर है। लेकिन छत्रपति राजाराम महाराज एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, ये है कोल्हापुर में है। कहाँ है? कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर की चप्पल जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है, जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो इसके बारे में तो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सभी वाकिफ होंगे। ठीक है, अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर जो है ये एयरपोर्ट है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। अहमदाबाद के अंदर ये एयरपोर्ट है। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम बात करें, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, काफी चर्चा में रहा है। कहाँ है? तो ये बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ओडिशा के अंदर है। कहाँ है? ओडिशा में है। और ओडिशा में अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ है तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, ओडिशा के अंदर, ये भुवनेश्वर के अंदर है। कहाँ है? इसको भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी बोलते हैं। कहाँ है? भुवनेश्वर। ठीक है, अच्छा, भुवनेश्वर की अगर जब भी बात आती है तो एक खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये पहली सिटी है इंडिया की जो 100% वैक्सीनेटेड हुई थी। पहली सिटी 100% वैक्सीनेटेड होने वाली भारत की पहली सिटी कौन सी है? भुवनेश्वर है। ठीक है, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट या इसको वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये भी कहाँ है? ये भी ओडिशा के अंदर है। कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ है? तो दुर्लगा के अंदर है। कहाँ है? दुर्लगा में, ओडिशा में है, याद रखना है। ठीक है, ओडिशा। क्लियर है? ठीक, उसके बाद में दिया गया है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि कहाँ है? श्रीनगर के अंदर है। कहाँ है? श्रीनगर के अंदर है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जिसको यूटी बना दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने खासा ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे सामने जैसा दिया गया है, दूसरा कौन सा? तो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है? तो झारखंड के अंदर है, देवगढ़। कहाँ है? देवगढ़। ठीक है, झारखंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ये खास करके आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखना है। ये काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपके सामने दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ सब इंपॉर्टेंट रीनेम पहले रिसेंटली कुछ ऐसे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट है जिनका नाम चेंज किया गया था। सबसे पहले तो भोपाल मेट्रो का नाम चेंज करके क्या रखा गया था, तो राजा भोज मेट्रो रखा गया था। देवगढ़ एयरपोर्ट जो कि झारखंड के अंदर है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है। ठीक है, अगरतला एयरपोर्ट जिसका नाम महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का, ठीक है, सदारुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। ठीक है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम जो है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया। और एयरपोर्ट इन अयोध्या जो है उसका नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का नाम जो है वो दे दिया गया है। ये भी आप लोगों ने काफी ध्यान में रखना है। होप सो यहाँ तक जो है वो बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू फर्दर एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल विच पीरियड, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसकी अवधि कब तक बढ़ा दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो मार्च 2022 कर दिया गया है। खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है कब तक कर दिया गया है, मार्च 2022 कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि एग्जाम के अंदर हम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि PMGKAY के अंदर जी का क्या मतलब है, ठीक है, के का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, यानी कि तीनों वर्ड जो है, तीनों लेटर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि पीएम की कोई नहीं पूछेगा, वाई की कोई नहीं पूछेगा, बाकी तीन बचे हैं जी के ए, यानी कि जी के गरीब कल्याण अन्न। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, द फेज 5 ऑफ PMJKY स्कीम विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक रहेगा। अंडर द स्कीम ऑल द बेनिफिशरीज कवर्ड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो सबको क्या है इसका फायदा मिलेगा। 5 kg पर पर्सन पर मंथ जो देना है, ग्रेन्स देना है वो। उसके बाद में इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी 5 फेज के अंदर, तो लगभग बताया गया है कि 53,344.52 करोड़ रुपीज आएगी। द टोटल फूड ग्रेन आउटगो फॉर PMGKY फेज 5 विल बी, लगभग अगर हम बात करें तो 163 LMT के तहत इसको क्या है संचालित किया जाएगा। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, होप सो यहाँ तक जो है आपको बात समझ में आई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं जो हमारे सामने दी गई है, कौन कौन से स्टेट द्वारा ये योजनाएं लॉन्च की गई थी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो खास करके ध्यान रखना है, ये योजनाएं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम के अंदर जो है इनमें से कुछ ना कुछ योजनाएं जो है वो हम लोगों से पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आपके सामने दिया गया कि श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम जो है, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा क्या है इसको चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है वो चलाया गया था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है वो इसको चलाया गया था। उसके बाद में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात की जाए तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको चलाया था। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये इसको नाम जो है वो दिया था अभीम नाम दिया था। क्या दिया था? अभीम नाम दिया था। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, न्यूज में काफी रही है अभीम, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में गो ग्रीन स्कीम की बात की जाए, ठीक है, गो ग्रीन स्कीम जो है वो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा संचालित की गई थी। किसके द्वारा? गुजरात गवर्नमेंट द्वारा संचालित की गई थी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एकेडमिक स्कीम इल्लम थेडी कल्वी जो है वो किसके द्वारा संचालित की गई अगर पूछा जाए तो याद रखना है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। उसके बाद में मेरा काम मेरा मान स्कीम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। ये खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, ये खास करके ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे अपने पास दिया गया माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट, जिसकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्कीम है, ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के। अगर हम बात करें तो ये स्कीम जो है वो त्रिपुरा के अंदर लॉन्च की गई है। कहां लॉन्च की गई है?
त्रिपुरा के अंदर लॉन्च की गई है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, वतन प्रेम योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। वतन प्रेम योजना की बात की जाए तो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? गुजरात गवर्नमेंट द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके साथ में ये मिलेट मिशन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया? तो याद रखना ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है वो चलाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया। उसके बाद में प्रोजेक्ट उड़ान मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलाया गया इसको। ठीक है, किसको? प्रोजेक्ट उड़ान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट उड़ान की बात की जाए तो याद रखना है प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा डेवलप किया गया या बनाया गया? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसको संचालित किया गया। क्लियर है? होप सो यहां तक जो है आपको बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। होप सो क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि 15th नंबर की अगर हम बात करें, ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती वाज हेल्ड अमंग द इंडियन कोस्ट गार्ड विद विच कंट्रीज? तो कौन कौन सी कंट्री है? ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में और मालदीव। तो मालदीव और श्रीलंका यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। और आपके सामने दिया भी गया है कि एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एक्सरसाइज मित्रा शक्ति जो है वो होती है किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और एक होती है सिलिनेक्स नवल एक्सरसाइज है। इसके साथ में एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव की बात की जाए तो एक्सरसाइज इक्विरीन जो है वो भी इनके मालदीव के साथ होती है। और साथ में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो भी हमारे सामने दी गई है, तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका दोस्ती जो है हेल्ड करवाई गई थी। 15th एडिशन ऑफ बाइनोमियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती, जो कि हाल ही में अगर हम बात करें तो मालदीव एंड श्रीलंका इज अंडरवे द मालदीव विच विल कंडक्टेड टुडे कंक्लूडेड टुडे। लगभग अगर हम बात करें 2021 जो है मार्क्स किया गया 30 ईयर सिंस दिस एक्सरसाइज वर फर्स्ट लॉन्च, यानी कि पहली जब लॉन्च की गई थी उसके बाद से फर्स्ट कब लॉन्च की गई थी, तो ये हमारे सामने लिखा गया है। खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। फर्स्ट लॉन्च की गई थी 1991 के अंदर बिटवीन द इंडिया और मालदीव के बीच में हुई थी। श्रीलंका ने इस एक्सरसाइज को 2012 से फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, ये भी हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। एक्सरसाइज जो है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग जितने भी यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी यानी कि इनके पास हम कह सकते हैं कि अलग अलग कोस्ट गार्ड के तहत जो भी यानी कि इनके पास संसाधन होते हैं उनसे रिलेटेड ये एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाती है। और इसका एम क्या रहता है? तो इसका एम है कि अपनी जो फ्रेंडशिप है, ठीक है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके की यानी कि वेपन्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके की आईएनएस यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर बताना होता है। वो अपने को खास करके ध्यान में रखना है। लिस्ट ऑफ मल्टीलेटरल कुछ एक्सरसाइज है, जैसे मालाबार की बात की जाए तो यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में होती है। कोबरा गोल्ड की बात की जाए तो एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में होती है। बिमस्टेक की बात की जाए, ठीक है, तो ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के बीच में होती है। मिलन द नेवल एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये लगभग अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम मार्च 2020 में 41 कंट्री के बीच में जो है वो करवाई गई थी। एफिनडेक्स की बात की जाए तो इंडियन आर्मी और 16 अफ्रीकन नेशंस के बीच में होती है। और संवेदना की बात की जाए तो साउथ एशियन जो रीजन हैं, नेशंस हैं, उनके बीच में होती है। ये कुछ मल्टीलेटरल यानी कि एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने याद रखना है। ठीक है, वो ट्राइलेटरल थी, ये मल्टीलेटरल है जो हमें मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है कि गवर्नमेंट हैज चेंज द बेस ईयर ऑफ वेज रेट इंडेक्स जो होता है उसका रेट बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो बताओ नया ईयर कौन सा रखा है? 2018, 2020, 2014, 2016। यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका दिया गया है, थोड़ा सा वो भी एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर है जनरल जो है कौन है? गाय राइडर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था 1919 में। अगर बेस ईयर की बात की जाए तो याद रखना है 2016 रखा गया है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दिया गया है कि द गवर्नमेंट रिवाइज द बेस ईयर ऑफ WRI, ठीक है, for important economic indicators on a regular basis on order present the clear picture of economic trend and the capture employee wage pattern। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक तरीके से जो बेस ईयर होता था, ठीक है, वेज निकालने का, ठीक है, तो उसका बेस ईयर जो है ना वो चेंज कर दिया। अब बेस ईयर क्या कर दिया है? 2016, यानी कि जो नई लिस्ट आएगी वो 2016, जैसे कि हमारे सामने दिया गया है कि WRI सीरीज जो है with a basis of लगभग 2016 is equal to 100 will replace old series which is क्या कौन सा
तो 1963-65 होता था, ठीक है, उसको चेंज करके क्या कर दिया 2016 100 कर दिया, यानी कि ये इसमें अब रहेगा। ये एक तरीके से इस 100 पॉइंट में से इनको क्या पॉइंट दिया जाएगा या फिर निकाला जाएगा, बेस ईयर ये रहने वाला है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाली, बेस हमें इतनी चीज़ें जो है वो मालूम होना चाहिए, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे की न्यूज़ देखिए। वो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 13th ASEM समिट, यानी कि ASEM समिट जो हाल ही में हुई थी, ठीक है, उसमें बताइए भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, वो हम लोगों ने बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू, इनके द्वारा जो है, ठीक है, वो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लिया गया था। ओम बिरला तो सब लोग जानते ही हैं, स्पीकर है। उसके बाद राजनाथ सिंह सब लोग जानते हैं, ठीक है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर नितिन गडकरी जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए 13th एडिशन ऑफ ASEM मतलब फुल फॉर्म है इसकी एशिया यूरोप मीटिंग समिट जो है वो हाल ही में हेल्ड करवाई गई 25 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, जो होस्टेड किसके द्वारा, कंबोडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा होस्ट करवाई गई, कंबोडिया द्वारा होस्ट करवाई गई थी, याद रखना है, ठीक है। द थीम ऑफ द 2 डे ASEM समिट जो है वो क्या रखी थी, तो दिया गया है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से यहाँ जो है ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द इंडियन डेलीगेशन इज बीइंग लेड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो है वर्चुअली जो है प्लेटफॉर्म के अंदर भाग लिया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। ये किसके बीच में होती है, तो एशिया और यूरोप की जो कंट्री रहती है उनके बीच में जो है ये एक्सरसाइज होती है। लगभग अगर हम बात करें तो 51 मेंबर्स है जो इसके अंदर भाग लेते हैं। इसके साथ में 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से भी है, जैसे यूरोपियन यूनियन और द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है, ये दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं। 2021 समिट मार्क्स द 25th एनिवर्सरी ऑफ ASEM प्रोसेस की 25th एनिवर्सरी जो है उसके रूप में इसको मार्क किया गया है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए कुछ एक्सरसाइज जो हमारे सामने दी गई है, कुछ समिट जो हमारे सामने दी गई है कि G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनेटरी समिट जो है वो रिसेंटली हेल्ड करवाई गई थी, किसके ऊपर, अफगानिस्तान का जो मुद्दा चल रहा था ना, तो उसको लेकर। तो ये कहां पर हेल्ड करवाई गई, होस्टेड किसके द्वारा करवाई गई, अगर आपसे पूछा जाए तो याद में रखना है कि होस्ट करवाई गई थी किसकी तरफ से, तो ये इटली की तरफ से होस्ट करवाई गई, इटली, ठीक है, इटली की तरफ से होस्ट करवाई गई थी। मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल सेशन ऑफ ITU डिजिटल वर्ल्ड, ITU का मतलब यहाँ पर क्या है, तो याद रखना ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जो किसके द्वारा है होस्ट करवाई गई थी, तो वियतनाम द्वारा इसको होस्ट करवाया गया था, याद रखना है। होस्टिंग कंट्रीज हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, वियतनाम द्वारा जो है इसको होस्ट करवाया गया था, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक, चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें तो 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ AIIB यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, जो किसके द्वारा होस्ट करवाई गई, तो याद रखना है UAE के द्वारा इसको होस्ट करवाया गया था, किसके द्वारा, UAE के द्वारा इसको होस्ट करवाया गया था, ये भी याद में रखना है। क्लियर है? ठीक। 18th इंडिया एशियन समिट जो है वो हाल ही में हेल्ड हुई थी, जिसको अगर बात करें तो को चेयर किसके द्वारा किया गया था, को चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, को चेयर्ड बाय, ठीक है, PM मोदी जी जो है उन्होंने इसको क्या किया था, को चेयर किया था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 18th G20 समिट 2023 के अंदर कहाँ होने वाली है, तो याद में रखना है, ठीक है, 2023 में कहाँ होने वाली है, तो ये याद में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ये आपकी समिट जो है वो इंडिया के अंदर होगी, कहाँ होगी, इंडिया के अंदर होगी, ठीक है, कहाँ होगी, इंडिया में होगी, ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो है 2021 के अंदर, ठीक है, वो भी कहाँ, इंडिया। तो ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज मीटिंग्स है, समिट है जो एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ध्यान में रखते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए भाई। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो पूछा गया है कि नेशनल मिल्क डे जो है वो हम हर साल ऑब्जर्व करते होते हैं 26 नवंबर को। बताओ तो कौन किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इसको बनाते हैं, तो सी रंगराजन है, MS स्वामीनाथन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है या फिर RS सोडी है। तो सब लोग जानते हैं मिल्कमैन ऑफ इंडिया कौन थे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है, जाने जाने वाले पर्सन जो है वो कौन थे, तो यही थे,
ठीक है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी अमूल कंपनी है ना, अमूल, ठीक है, जो अमूल है, ठीक है, अमूल जो है तो उसके संस्थापक, ठीक है, उसको स्टेब्लिश करने वाले पर्सन का नाम भी क्या है, यही थे। नेशनल मिल्क डे जब हम मनाते हैं 26 नवंबर को, फर्स्ट नेशनल मिल्क डे बनाया था नवंबर 26 2014 में, और वर्ल्ड मिल्क डे बनाते हैं 1 जून को। ये भी आप लोगों ने खास ध्यान रखना है भाई, क्लियर है। चलिए, हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे के रूप में, ठीक है। द डे इज ऑब्जर्व 2014 से हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के यानी कि बर्थ एनिवर्सरी पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इनको निकनेम दिया गया था, कौन सा, तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया का निकनेम दिया गया था। द डे वाज फिक्स्ड बाय ऑल द डेयरी मेजर्स ऑफ द कंट्री के द्वारा ये डे जो है वो फिक्स किया गया है। 22 स्टेट लेवल मिल्क फेडरेशन जो है इनके साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते होते। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये आपके सामने इधर है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। क्या थे, तो इनको क्या है कि ऑल्सो ऑनर्ड विद किसके दिए अवार्ड भी दिए गए थे, रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है 1963 के अंदर, कृषि रत्ना 1986 के अंदर, वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 के अंदर, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है, पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1966 और पद्म विभूषण जो है वो सन 1999 के अंदर इनको दिया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर। होप सो यहाँ तक जो है वो बात समझ में आई होगी। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, काफी बच्चों ने इसका आंसर जो है वो दिया था। तो इसके विनर जो है ना वो यानी कि मंडे का अपना जो लेक्चर होगा मॉर्निंग का, ठीक है, मंडे का जो लेक्चर होगा वो मॉर्निंग का, ठीक है, मंडे लेक्चर है ना, मंडे के लेक्चर के अंदर मैं अनाउंस करूंगा इसका, और एक क्वेश्चन और जो आपको घर से दिया जाएगा, ठीक है, मंडे को अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। इन दोनों के विनर जो है वो मंडे को अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। चुन दो हान जो है वो हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे वो आप लोगों ने बताना है, क्लियर है। होप सो यहाँ तक जो है आपको सारी बात समझ में आई होगी। लगभग 25 मिनट तक ये लेक्चर जो है वो हमारा चला है। इस लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम लोगों ने महत्वपूर्ण मुद्दे जो डिस्कस किए हैं, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या फिर अपने आंसर कमेंट करिए। इसके साथ में टर्न ऑन नोटिफिकेशन जो है उसको भी टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव लेक्चर हो तो आपको इसके बारे में पता चले। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मंडे मॉर्निंग में।